जेबीटी भर्ती मामले में दोषी अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अजय चौटाला की अंतरिम जमानत बढ़ाकर 30 मई तक कर दी है। अंतरिम जमानत की अवधि स्वास्थ्य कारणों के आधार पर बढ़ाई गई है। दरअसल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अजय चौटाला का इलाज चल रहा है, जिसके चलते कोर्ट में अजय चौटाला के वकीलों ने अजय की सेहत का हवाला देकर जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। आपको एक बार फिर से बता दें कि इनेलो नेता अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाकर 30 मई तक कर दिया गया है। कोर्ट ने अजय चौटाला की जमानत को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर बढ़ाया है। अजय फिलहाल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला की सुनवाई आज दिल्ली में हुई। मामले में अगली सुनवाई 27 और 29 मई को होना तय हुआ है। मामला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में चल रहा है। चौटाला की यह सुनवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में थी। 30 हजारी कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, जहां पर आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 और 29 मई मुकर्रर की। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने कहा है कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो अशोक खेमका को अहम जिम्मेदारी देंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उन सब की जांच कराई जाएगी, लेकिन सरकार किसी से बदले की भावना के मकसद से काम नहीं करेगी। पार्टी की अगली सरकार आ रही है और हमारी सरकार में अशोक खेमका को बहुत महत्वपूर्ण पदभार दिया जाएगा, ताकि जो उन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई आरंभ की थी उसको वो पूरा कर सकें। और जो भी हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा है, चाहे जो अन्य लोग हैं जिन्होंने भी इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, उनको उनकी पूरी सज़ा दिलाई जा सके। देखिए, हम किसी से कोई इस भावना से कि किसी के साथ कोई बदला लेना है, ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन कानून अपना काम करे। बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेताओं के पार्टी ज्वाइन करने के मुद्दे पर पार्टी प्रवक्ता रण सिंह मान ने सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, जिसकी हर बार हवा निकल जाती है। कांग्रेस मुक्त हरियाणा के बयान पर पलटवार करते हुए मान ने कहा कि जिस पार्टी के पास लोकसभा में कैंडिडेट ही नहीं हो, वो विधानसभा चुनाव क्या जीतेगी। नेताओं की बयानबाजी पर बोलते हुए मान ने कहा कि पार्टी हाईकमान एक्शन लेगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अशोक खेमका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को वो ज्यादा ही ईमानदार नजर आते हैं तो वो उन्हें पहले गुजरात और मध्य प्रदेश ले जाएं। रण सिंह मान ने ये तमाम बातें हमारे संवाददाता राहुल शर्मा से बातचीत के दौरान कही। हरियाणा के अंदर बयानबाजी अपने चरम सीमा पर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के कई नेता और मंत्री उनके संपर्क में है, पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान जी हैं। सर, अनिल विज जी कह रहे हैं कि देखिए, आपके तो कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में है, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपकी पार्टी टूट जाएगी, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हरियाणा में विपक्ष के साथ त्रासदी ये है कि पूरा विपक्ष और ख़ास करके बीजेपी के नेता बड़ी बातें आंकने का उनको शौक़ है, और हर बार हमने उनके जो भी दावे किए हैं, चाहे वो अनिल विज जी हों, चाहे कोई छोर हों, उनकी हवा निकलते देखी है, और इस दावे की भी इसी तरह हवा निकलेगी। नहीं, उनके पीएम पद के प्रत्याशी कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। हरियाणा बीजेपी कर रही है, देखिए कांग्रेस मुक्त हरियाणा भी बना के दिखाएंगे। कांग्रेस मुक्त कहाँ से बनेगा? उनके पास 10 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में से वो केवल 8 पे चुनाव लड़ रहे थे। 8 में उनके पास अपने उम्मीदवार नहीं थे, उनको दूसरी पार्टी से उधार लेना पड़ा। आगे विधानसभा के चुनाव में तो 90 हल्के हैं, जहाँ उनको 45 सीटें मिलेंगी, तो 10 सीटों पर जिनके पास अपने उम्मीदवार नहीं थे वो 45 पर नहीं है, तो वो ठीक है, उनकी उम्मीद रख सकते हैं वो कि कोई दूसरी जगह से आएंगे और हम उनको बना देंगे। मतलब क्या उम्मीद वजह रखते हैं? कुछ दिन पहले संपत सिंह ने एक बयान दिया था कि देखिए, मैं चुनाव हार रहा हूँ, परिणाम आए नहीं, पहली पार्टी हार स्वीकार कर रही है, दूसरे नेता कहते हैं भीतरघात हो रहा है। क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं है? नहीं, कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट मत है। जहाँ तक पार्टी के नेताओं के बयानबाजी का सवाल है, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने भी स्पष्ट कर दिया है, पार्टी का पूरी तरह एक स्पष्ट रवैया है कि पार्टी के किसी भी नेता को पार्टी के मामले में जो भी बात है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही करनी होगी। लेकिन जो मीडिया में अगर बयान दे रहे हैं,
वो सब पर लागू है। कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ कुछ? उन निश्चित रूप से जहाँ तक चुनाव में जिनकी शिकायत आई हैं उन शिकायतों के बाकायदा सघनता से जांच हो रही है और जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो प्रदेश अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में होंगे कार्रवाई तो वो प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी, AICC का मसला हुआ तो वो ऊपर उसको अपनी सिफारिश से ऊपर करेंगे। अनिल विज साहब ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो अशोक खेमका को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और जितने भी मामले हैं भ्रष्टाचार के, चाहे वाड्रा से लेकर चाहे जितने भी मामले हैं सबकी जांच कराई जाएगी। न नौ तेल होगा, न राधा नाचेगी, न उनकी सरकार प्रदेश में आनी, न वो उनकी मन की ये मुराद पूरी होगी। तो बेहतर ये होगा, हमारी ये सजेशन है कि इतना बढ़िया आदमी, उसको काबिल आदमी समझते हैं अशोक खेमका को, तो जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उनमें ले जाएं, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दें और लोकायुक्त से भी बड़ी जिम्मेवारी दें तो उनको पता लग जाएगा कि अशोक खेमका क्या आइटम है। तो रण सिंह मान जी कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ख्याली पुलाव बना रही है, सच्चाई कुछ और है, अभी हकीकत से रूबरू नहीं हुई है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN9 न्यूज, दिल्ली। गुरुवार को घरौंडा में हुए हाई प्रोफाइल बलात्कार मामले में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बलात्कार की वारदात को कहीं और नहीं बल्कि PWD गेस्ट हाउस में अंजाम दिया गया। हैरानी की बात है कि जिस सरकारी विश्राम गृह में शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया उसके रिकॉर्ड में कोई एंट्री तक दर्ज नहीं की गई है, जबकि पीड़िता की बहन के मुताबिक रेस्ट हाउस के VIP सूट में उसकी बहन की अस्मत को तार तार किया गया। रेस्ट हाउस के सूत्रों की माने तो आरोपी सफेद रंग की कार में रेस्ट हाउस आया था। कार पर लाल बत्ती लगी हुई थी और विश्राम गृह के एक अधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात चपड़ासी को 2 बार फोन कर आरोपी के लिए VIP कमरा खोलने के आदेश दिए थे। यही नहीं, अधिकारी ने यह भी आदेश दिए कि गेस्ट के लिए अच्छे से चाय पानी का प्रबंध किया जाए। रेप पीड़ित महिला की बहन के मुताबिक 1 हफ्ते पहले पवन हुड्डा नाम का एक व्यक्ति उसकी बहन से मिला था। खुद को CM हुड्डा का भतीजा बताते हुए पवन ने उसकी बहन के पति की सरकारी नौकरी दिलवाने की बात कही थी। नौकरी दिलवाने का झांसा देते हुए पवन हुड्डा ने गुरुवार को उसकी बहन को घरौंडा रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया और अपनी कार में बिठाकर रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 ले गया और इसी कमरे में उसने पहले उसके साथ मारपीट करी और उसके बाद बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने घरौंडा CHC में महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मेरी बहन थी जी और एक आदमी 1 हफ्ते पहले मिला जी CM को भतीजा बता रहे जी तो जी हम उससे बात करी। कोई आदमी लुगाई बीच में थी, उनने मिलवाए थे, जी कहने कि तेरे घर वाले ने नौकरी लगवा देंगे। तो जो 1 हफ्ता पहले मिला वहाँ पर, तो 1 हफ्ता पहले मिला, कहने का मैं लगवा दूँगा, कहने का मैं जब आऊँगा ना कागज दे दूँगा। तो जिसने कल फ़ोन करा, कल मेरी बहन केली थी घर पर, जी मेरी बहन केली थी घर पर, जी उसने फ़ोन करा पीछे से और उसको बुला लिया जी घरौंडा रेलवे रोड के पास। जी तो वहाँ से जी कार में बिठा के और एक होटल में लिया यहीं पे, वहाँ लगा के इसको मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे छोड़ के भाग गया। मैं कंप्लेंट मिली थी रात को, तो के पानीपत के निवासी हैं रहने वाले कंप्लेनेंट, इन्होंने शिकायत की थी इनके दुष्कर्म के इनके साथ यहाँ घरौंडा में रेस्ट हाउस के अंदर दुष्कर्म एक व्यक्ति द्वारा किया गया है जो बेसिकली रोहतक का रहने वाला है। तो इस मामले में हमने केस रजिस्टर कर दिया। जींद में गैंगरेप की कोशिश करने वाले दरिंदों के खिलाफ जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो महिला ने तंग आकर आरोपी की चौखट पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में पुलिस को महिला के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर 5 पुलिसकर्मियों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस एक भी आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आरोप है कि करीबन 1 साल पहले इस महिला के साथ गांव के ही युवकों ने बलपूर्वक गैंगरेप करने की कोशिश की थी। तब से लेकर आज तक इस महिला ने इंसाफ को लेकर गांव की पुलिस चौकी से लेकर पूरे हरियाणा के अधिकारियों व केंद्र में सोनिया गांधी व गृह मंत्री शिंदे तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इस महिला को कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। वहीं चंडीगढ़ में भी 14 दिन तक अनशन भी जारी रखा, लेकिन यहां भी उसकी किसी ने ना सुनी और आखिरकार जब उसे चारों तरफ से कहीं भी न्याय नहीं मिला तो खुद जहर खाकर आरोपियों के घर की चौखट पर अपनी जान दे दी। मौके पे गए और मैं भी मौके पे गया तो गली के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी
उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में उसने एलिगेशन लगाए हैं कि मैं इस मजबूरी के कारण सुसाइड कर रही हूँ। तो उस सुसाइड नोट पे हमने FIR दर्ज कर दी है 306 की, और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम मौके पे बुलाई, फोटो वगैरह कराए हैं। अब उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं। शमशेर ने थोड़ा रेज किया था कि भाई अभी मैं बॉडी को नहीं उठाने दूंगा, तो हमने उसको समझा के बुझा के उसको जैसे भी है, क्योंकि गली के अंदर डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ और बीमारी का भी खतरा हो सकता था, तो उस पोस्टमार्टम के लिए हम उसको लाए हैं। इस मामले में पुलिस को महिला के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिनमें गैंग रेप की कोशिश करने वाले आरोपियों के साथ उन पुलिस कर्मियों का नाम भी है जिन्होंने उसके साथ न्याय नहीं होने दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 पुलिस कर्मियों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नरवाना के DSP पूर्णचंद का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डे एंड नाइट न्यूज के लिए जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। करनाल के सेक्टर 14 में 6 साल पहले हुए हत्याकांड में 6 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया है। बहुचर्चित जीजा साली की गोली लगने से हुई मौत के मामले में करनाल के पेट्रोल पंप मालिक रामकुमार कल्याण को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। वहीं रामकुमार की पत्नी ओम लता को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत 12 मई को इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। करनाल में 6 साल पहले हुए बहुचर्चित हत्याकांड में पेट्रोल पंप मालिक रामकुमार कल्याण को पत्नी सहित अपनी पुत्रवधू रेणुका कल्याण के भाई सरमवीर की हत्या और पुत्रवधू की हत्या के प्रयास के लिए नामजद किया गया था। साल 2008 में रामकुमार के बेटे नभित कल्याण और नभित के साले सरमवीर की गोली लगने से मौत हो गई थी। पिस्टल से चली गोलियों से रामकुमार की पुत्रवधू रेणुका भी घायल हो गई थी। बताते हैं कि रेणुका को लेकर घर में विवाद हो गया था। रेणुका का भाई उसे लेने के लिए आया था। इस मामले में गोली चलाने का आरोप रामकुमार पर लगा था। ऐसे में रामकुमार कल्याण की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया था। शुक्रवार को जिला अदालत ने इस मामले में रामकुमार कल्याण को दोषी करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले से नाराजगी दोषी के परिजनों में साफ देखी जा रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से नहीं चला पाई और उसमें उन्होंने FIR जो अक्यूज्ड के बिना उन कहने के ऊपर दर्ज कर दी थी। तो इस कारण से फिर जो कंप्लेनेंट पार्टी थी उन्होंने जाकर केस इलाका मजिस्ट्रेट के पास अपना पेश किया। फिर उसके बाद कार्रवाई कोर्ट ने की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इस केस में। मृतक सरमवीर के पिता एडवोकेट रणबीर बलड़ी ने बताया कि हत्याकांड के बाद पुलिस में रामकुमार कल्याण ने बयान दिया था कि सरमवीर ने पहले तो अपने जीजा को गोली मारी, फिर अपनी बहन को गोली मारी और फिर अपने आप को 2 गोली मार दी, लेकिन रामकुमार का झूठ पकड़ा ही गया। हम आज के फैसले में न्यायालय ने जो फैसला किया है उसके लिए जो है न्यायालय का इसका आदर करते हैं और इससे हम फैसले से संतुष्ट हैं। न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ किया है और बाकी जो न्याय की लड़ाई है वो हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे। और ये आज के फैसले के मुताबिक जज साहब ने रामकुमार कल्याण को 302 और 307 में कन्विक्ट किया है। बहरहाल 6 साल पुराने इस मामले में सच्चाई सामने आ ही गई। अदालत अब 12 मई को सजा का ऐलान करेगी। डे एंड नाइट न्यूज के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट। करनाल के नीलोखेड़ी में एक घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसा उस समय हुआ जब गर्मी के कारण सुखविंदर परिवार के घर के आंगन में सो रहा था। जब उन्हें आग का पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यहां तक कि घर की छत भी गिर चुकी थी। करनाल पुलिस के एंटी मोटरसाइकिल थेफ्ट विभाग ने 2 वाहन चोरों को 7 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। करनाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि करनाल में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश की सीमा का बिल्कुल पास होना है। उत्तर प्रदेश के वाहन चोर लोकल चोरों की मदद से वाहन चोरी कर उत्तर प्रदेश में ले जाते हैं। इस सब को मद्देनजर रखते हुए करनाल पुलिस ने अलग से एंटी मोटरसाइकिल थेफ्ट विभाग बनाया है। उसका काम उत्तर प्रदेश सीमा और बाजारों पर नजर रखना है।
में ऐसा है 5/5/14 को हमने सूचना मिली थी कि सुमित उर्फ सूरज वासी घरोंडा चोरी की एक्टिवा लेकर बेचने के लिए यूपी जा रहा है, जिसको हमने मेरठ रोड पर नाका लगाकर एक चोरी की एक्टिवा सहित काबू किया। उसने को हमने 6/6/14 को अदालत में पेश करके और 9 तक रिमांड पर लिया। दौरान रिमांड उसको और मोटरसाइकिल ने उसके साथी बिल्ली को, वीरेंद्र और बिल्ली को भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसे जो टोटल है 1 एक्टिवा और 6 बाइक बरामद की है। इसे जो ये सुमित है, ये हमारा पहले गरुड़ा थाने के मुकदमे में चोरी किया में पीओ है और पानीपत और करनाल के पहले भी इस पे मोटरसाइकिल वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज दिलबाग सिंह के 2011 में डोप परीक्षण में नाकाम रहने के कारण हरियाणा सरकार ने प्रतिष्ठित भीम पुरस्कार वापस लेने का फैसला किया है। राष्ट्रमंडल चैंपियन दिलबाग 2011 में झारखंड राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद डोप परीक्षण में नाकाम रहे थे। वर्ष 2013 में हरियाणा सरकार ने दिलबाग सिंह को भीम अवार्ड के लिए चुना था, लेकिन फरवरी 2014 में दिलबाग सिंह को नाडा ने दोषी करार दिया था। वहीं दिलबाग सिंह के परिजनों का कहना है कि दिलबाग को साजिश के तहत फंसाया गया है। दुख सत होता है जब भाईबंदी नहीं करनी चाहिए। एक प्लेयर के साथ मेहनत कर रहा हो इस प्रकार का, अगर डोपिंग टेस्ट में वो फेल थे तो फिर इसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा कि भाई आगे नहीं खेला जाएगा, फिर भी इसको क्यों भेज रहे हैं आगे, क्यों खिला रहे हैं इसको। ये सिर्फ जो 9 तारीख से 12 तारीख तक की ट्रायल है ना, इसका माइंड क्रैक करने के लिए कि भाई इसका दिमाग पर प्रेशर पड़ जाए और ये ठीक से फाइट ना करे, और उनकी कोई चाल नहीं है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।